Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी किसी भी कीमत पे विंग को अपनी लाइफ से निकालना चाहता था, बिना ये सोचे कि विंग को इन सब चीजों की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। एक परफेक्ट मास्टर प्लान के चलते वांग जी आज फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था। उसने ना सिर्फ लैन क्लैन में बल्कि सारे क्लैन के सामने विंग को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। और विंग उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था। हाँ, उसे सब कुछ पता था वांग जी कितना डेंजरस हो सकता है, इसका अंदाजा विंग को कहीं ना कहीं था, पर वो इतना नीचे गिर जाएगा ये विंग ने कभी नहीं सोचा था। एक अनवांटेड वेडिंग के चलते आज विंग की लाइफ पूरी तरीके से रूलिन हो चुकी थी। सारे क्लैंस के सामने बिना किसी गलती के वो गुनहगार बन चुका था। जो विंग को सुनाई जा रही थी, क्योंकि उनकी नजर में तो उनका बेटा सही था और न जाने कितनी दिनों से बस सफर कर रहा था अपने सो कॉल्ड ओमेगा के प्यार के लिए। उनके बच्चे ने क्या क्या सहा था। इवन विंग ने तो उनके आने वाले ग्रैंड चाइल्ड को तक मार दिया था, और इन सब का गुस्सा विंग पर उतार रही थी। उसे पूरी मीटिंग हॉल के सामने बेइज्जत कर रही थी, उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड बोल रही थी, और सब लोग शांत थे, विंग की तरफ देख रहे थे बिल्कुल डिस्गस्टिंग नजरों से। न जाने विंग कितना ही गंदा हो, पर विंग उसका ध्यान सिर्फ वांग जी की तरफ था, जिसके फेस पर आज भले ही सैडनेस थी पर आंखों में चमक थी। ऑब्वियसली फाइनली जीत चुका था वो। पूरा मीटिंग हॉल वांग जी और लैन फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। विंग के एंड की एक्सप्लेनेशन तो किसी ने सुनी भी नहीं, इवन उसे बोलने का तो एक मौका तक नहीं दिया गया। और विंग वो बोलना चाहता था, बताना चाहता था सच, बट ऑब्वियसली इतने सारे लोगों में उसकी आवाज कौन ही सुनता। सबकी नजर में तो वो इतना डिस्गस्टिंग बन चुका था कि कोई अगर उसे देख भी ले तो वो खुद भी गंदा हो जाए। ऐसे में विंग की बात सुनने के लिए वहां एक भी पर्सन नहीं था, और जो था वो यहाँ मौजूद ही नहीं था। मतलब मेंग्याओ वो आज यहाँ नहीं था। उसे लैन सिचैन ने और लैन फैमिली ने रूम में बंद कर दिया था, क्योंकि वो विंग की साइड ले रहा था। इसीलिए उस पे कोई फिंगर पॉइंट ना कर सके, जिस वजह से उसे और उसके बच्चे को हांशी में बंद कर दिया गया था। जब तक विंग का मैटर सेटल नहीं होता तब तक मेंग्याओ रूम से बाहर नहीं आ सकता। इवन सिचैन ने अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करने के लिए हांशी के आसपास स्ट्रॉन्ग बैरियर सेट कर दिए थे। ऑब्वियसली वो गलत नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि मेंग्याओ पर कोई भी आँच आए या विंग को प्रोटेक्ट करते हुए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेंग्याओ को भी टारगेट किया जाता, उसे भी क्रिटिसाइज किया जाता। ऑब्वियसली कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को ये पता था कि मेंग्याओ एक इलिजिमेट सन है, और अगर ऐसे में पूरी दुनिया के सामने मेंग्याओ विंग के लिए स्टैंड लेता तो दोनों को इक्वली ह्यूमिलिएट किया जाता, क्रिटिसाइज किया जाता, जो सिचैन और पूरी लैन फैमिली भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था। वही विंग जो ये सारी ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट बस सह रहा था, अब वो अपना पेशेंस खो चुका था। बहुत कुछ सुन लिया था उसने अपने लिए, और वो इतना वर्स्ट था कि विंग सोच तक नहीं पा रहा था कि ये लोग जो खुद को इतना रिस्पेक्टेड बोलते हैं, रॉयल फैमिलीज कहलाते हैं, वो इतना गिर जाएंगे और इतनी गंदी सोच भी रखते होंगे। एक ओमेगा भले ही वो आज इन लोगों के सामने गुनहगार है, बट एटलीस्ट उसे एक्सप्लेन करने का एक चांस तो दिया जाना चाहिए ना, पर नहीं, विंग को वो चांस तक नहीं दिया जा रहा। तो क्या सच में ये सब लोग रॉयल फैमिलीज कहलाना डिजर्व भी करती है? किंग, क्वीन, क्लैन लीडर, हायर्स है, यहाँ कहीं ना कहीं सब सुपीरियर है, सारे कल्टीवेटर्स हैं। तो क्या इन लोगों को बेसिक नॉलेज तक नहीं है? इतना तक इनमें समझ नहीं है कि एक क्रिमिनल को तक अपनी साइड एक्सप्लेन करने का चांस मिलता है। एटलीस्ट ये तो भी सुना जाता है कि उसने जो क्राइम अटेम्प्ट किया है वो क्यों किया, उसकी मजबूरी क्या थी, सिचुएशन क्या थी, या उस वक्त उसकी मेंटालिटी क्या थी। पर इन लोगों ने किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं किया। इवन ये सब लोग तो आज और भी ज्यादा विंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे। विंग जो ऑब्वियसली सब होप्स खो ही चुका था, पर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था।
उसे दुनिया से नहीं पर वांगजी से नफरत हो रही थी और इसी नफरत के चलते वो सीधा वांगजी की तरफ बढ़ा और उसने बिना सोचे समझे वांगजी को स्ट्रांगली स्लैप कर दिया था। जैसे ही उस स्लैप की गूंज वहां सबने सुनी थी, सब बिल्कुल चुप हो चुके थे और शॉकिंगली ये सिनारियो देख रहे थे द ग्रेट नॉवल हांग वांग-जुन कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग अल्फा जिसे उसी के कैरेक्टरलेस ओमेगा ने स्लैप किया। विंग जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे पर उसके होठों पर एक ब्रोकन स्माइल थी, क्योंकि ये सब लोग बेवकूफ है। वो नहीं, वो जानता है अपनी रियल आइडेंटिटी, अपने बारे में वो सब कुछ जानता है। इवन वो ये भी जानता है कि एक दिन यही लोग उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगेंगे। इसीलिए आज उसे कोई फिक्र नहीं थी दुनिया की। उसने वांगजी से बस एक ही बात कही थी तब, आई विश लान वांगजी तुम्हारी लाइफ में रिग्रेट का वो दिन कभी ना आए। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना, उस बात का रिग्रेट लाइफ टाइम कभी मत करना, वरना बिलीव मी दुनिया से ही नहीं खुद से तक नजरें मिलाने में तुम्हें शर्म आएगी। और एज ओमेगा एक लास्ट बात यही चाहूंगा कि मेरा अल्फा जो उसने किया है उसके लिए लाइफ टाइम रिग्रेट ना करे। मैं आज भी होप तुम्हारी हैप्पीनेस की ही रखता हूँ। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ी जीत हासिल की है आज मेरे अल्फा ने। विंग जो अभी अपनी बात कंप्लीट ही कर रहा था तब तक उस पर पीछे से एक स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग कि विंग के माउथ से डायरेक्टली ब्लीडिंग हुई थी और सीधा वो अपने नीज पर गिर चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसे अंदाजा नहीं था। उसने खुद के माउथ को क्लीन किया और पीछे मुड़ के देखा जहां मैडम यू मौजूद थी और उन्होंने अपनी सीढ़ियां से विंग पर अटैक किया था। विंग जिसने इस बात पर स्माइल कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली वो इन सब गिरे हुए लोगों से और उम्मीद भी क्या रख सकता था। मैडम यू जिन्होंने विंग को बहुत ज्यादा बीट किया था, अब तक उस पे 6 से ज्यादा बार जीडियान से अटैक हुआ था। उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी, बैक पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, पर कोई भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आया। इवन वांगजी उसकी तरफ बस देख रहा था। विंग जिसने किसी से मदद की उम्मीद रखी भी नहीं थी, वो बस अपनी पावर्स को यूज कर रहा था, खुद के लिए नहीं बल्कि खुद के बच्चे को बचाने के लिए जो उसके बेली में है। वो अपनी सारी पावर्स सिर्फ अपने उस अनबॉर्न चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहा था। उस तक कोई भी जीडियान का अटैक ना पहुंच सके और वो किसी भी तरीके से हार्म ना हो, इस बात का ख्याल विंग को रखना था, क्योंकि अब इस दुनिया में वो सिर्फ खुद के लिए था और उसे अपने बच्चे को कैसे भी करके बचाना था। पर इसके चलते वो खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसने जब फील किया कि अब उसकी पावर्स भी ज्यादा देर तक उसके बेली में जो बच्चा है उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तब उसने टीयरी आई से वांगजी की तरफ देखा था। प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड। मैं प्रेग्नेंट हूँ वांगजी, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। जैसे ही ये बात वांगजी ने सुनी थी, वो भी एक पल के लिए थोड़ा शॉक और सरप्राइज तो नजर आ रहा था। इवन वो ये सुन के डायरेक्टली आगे बढ़ा था विंग को होल्ड करने के लिए, पर तुरंत ही उसका हाथ ई ने पकड़ लिया था। मैडम यू भी ये बात सुन के रुक चुकी थी। ई जिन्होंने वांगजी को अपने पीछे किया और उसकी तरफ गुस्से से देखा। अभी भी इस कैरेक्टरलेस ओमेगा को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वांगजी? जानते हो ना इसके बेली में जो बेबी है वो तुम्हारा नहीं है, जरूर अपने उसी लवर का बच्चा लेकर घूम रहा होगा और अब यहाँ सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहा है। ये सुनते ही मैडम यू जो विंग के पीछे ही थी, उन्होंने आगे की बात कंटिन्यू की थी। सही कह रही है वांगजी आपकी मदर, ये एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है। अब इसे डर लग रहा है कि इससे सब कुछ छीन जाएगा। अब ये लैंड क्लैन की लग्जरी एंजॉय नहीं कर पाएगा, इसीलिए तुम्हारे सामने विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है और तुमसे झूठ बोल रहा है ताकि तुम फिर से काइंडनेस दिखाओ और इसे एक्सेप्ट कर लो बच्चे की वजह से, और ये फिर से अपने वही गंदे और घिनौने काम करेगा। वांगजी जो ऑब्वियसली जानता था कि विंग ऐसा कुछ नहीं करता,
कौन सी लैन क्लैन की लग्जरी और रिस्पेक्ट आज तक उसने एंजॉय की है। जिंगशी में उसने सिर्फ वांगजी का टॉर्चर सहा है और बाहर हमेशा वो एक अनचाहा प्रेशर बर्डन लेकर घुमा है। सो कॉल्ड लैंस की रेपुटेशन बचाने के लिए न जाने उसने कितना सफर किया है। पर आज हालात ऐसे थे कि अब जाकर कहीं वांगजी की आंखें खुली थी और वांगजी विंग की तरफ बढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसी की पोल खुल सकती थी। अगर विंग ने ज्यादा कुछ बोल दिया तो वांगजी की सच्चाई भी बाहर आ जाएगी, इस बात का डर वांगजी को भी था। इसीलिए उसने भी विंग को छोड़ दिया, इवन उसकी साइड से अपना फेस ही टर्न कर दिया था। रीजन ये नहीं था कि वो विंग को देखना नहीं चाहता, रीजन ये था कि अब जाकर कहीं उसे अपनी गलती का अंदाजा हुआ था। विंग तो छोड़ो, अब उसका बच्चा भी उसकी गलतियों की सजा भुगतने वाला है। ये बात अब जाकर कहीं वांगजी को रियलाइज हुई थी। पर अब सिनारियो ऐसा बन चुका था कि वांगजी का एक गलत कदम और उसकी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, लैन क्लैन की रिस्पेक्ट, सब कुछ खत्म हो जाता। इसीलिए उसने उस वक्त शांत रहना ही सही समझा। वही विंग वो अभी भी वांगजी के सामने बेग कर रहा था कि प्लीज उसे और उसके बच्चे को वो प्रोटेक्ट करे। वो वांगजी को कभी तंग नहीं करेगा। इवन वांगजी जो चाहता है वो सब कुछ विंग मानेगा, पर प्लीज एटलीस्ट उसके बच्चे को तो भी वांगजी बचा ले, क्योंकि वो तो उसी का खून था ना। पर नहीं, यहाँ सब विंग को ग्रेट एक्टर समझ रहे थे, जबकि तब विंग जो भी बोल रहा था वो उसके रियल इमोशंस थे। उसकी बात तब किसी ने नहीं सुनी। लैनी, लैनचिंग गेजुन तो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि विंग को उसी हालत में उन्होंने लैन क्लैन से बाहर फिकवाने की बात कर दी थी। विंग बेवकूफ था ना, या नहीं, शायद उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था वांगजी के अलावा, क्योंकि यहाँ सब लोग वांगजी को सही और विंग को गलत समझ रहे हैं। विंग की यहाँ कोई नहीं सुनेगा सिवाय वांगजी के, क्योंकि सिर्फ वांगजी सच्चाई जानता है। इसीलिए विंग अभी भी वांगजी से बेग कर रहा था। ठीक है, वो छोड़ के चला जाएगा वांगजी को, बस वांगजी एक बार उसका ट्रीटमेंट तो करवा दे। वो प्रेग्नेंट है, बेबी को कैरी किए हुए है, उसका बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्लीज एटलीस्ट उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट तो भी मिले। वो चला जाएगा, किसी के नजर में नहीं आएगा, छोड़ देगा वो सब कुछ, पर प्लीज एटलीस्ट उसके बेबी को बचा लो। वो वांगजी से बार बार कह रहा था कि वो तो जानता है ना कि ये लैन क्लैन का हायर है, उसके बेली में वांगजी का बच्चा है, उसका ब्लड है। दुनिया झूठ है क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता, पर वांगजी तो सच्चाई जानता है ना। प्लीज वो विंग को प्रोटेक्ट कर ले। पर विंग की कोई भी बात किसी ने भी नहीं सुनी। डायरेक्टली उसे उठाया गया, उसी हालत में वो लगभग अनकॉन्शियस होने वाला था और लैन क्लैन के बाहर फेंक दिया गया। किसी ने थोड़ी भी दया, थोड़ी भी मर्सी नहीं की थी विंग पर, और उसी इंजर्ड हालत में वो जैसे तैसे खुद को संभाले एक हीलर के पास गया। जिस बात का उसे डर था वो बात ऑलरेडी हो चुकी थी। विंग को उस हीलर के पास जाकर पता चला था कि वो ट्विंस से प्रेग्नेंट था और उसका एक बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। वांगजी का टॉर्चर जो वांगजी ने रात को उस पे किया था, मना करने के बावजूद विंग के साथ वो जो इंक्लूड हुआ था, उसके चलते विंग का बेबी पहले से ही डैमेज हो चुका था और बाद में सीडियान के अटैक से उस बेबी पर ज्यादा ही इफेक्ट हुआ, जिसके चलते उस बेबी को विंग ने ना चाहते हुए भी अपने बेली से निकाल दिया ताकि एटलीस्ट उसका एक बच्चा तो भी जिंदा रह पाए। बहुत वक्त लगा विंग को हील होने में, बट थैंकफुली तब उसके पास शुयांग और शाओ शिनचैन थे। ऑब्वियसली विंग की रियल आइडेंटिटी ये लोग आज भी नहीं जानते और विंग वो आइडेंटिटी अपने बचपन से जानता है। जियांग फेंगमियान ने जब उसे अडॉप्ट किया था, उसके लगभग 2 साल बाद ही विंग को अपनी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी थी। दुनिया के सामने वीक, डरा हुआ, सहमा हुआ रहने वाला वो ओमेगा इन रियलिटी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता था। अपने फर्स्ट चाइल्ड को मार के अपने सेकेंड चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के बाद विंग ने डायरेक्टली शुयांग और शाओ शिनचैन से कांटेक्ट किया था और वो दोनों आकर विंग को वहां से लेके गए थे। देन विंग उन्हीं के साथ रहने लगा और वही उसने युआन को बर्थ दिया। वो तीनों भी तभी से एक रॉ कल्टीवेटर की लाइफ स्पेंड करने लगे। विंग युआन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता और शुयांग शाओ शिनचैन भी
विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। उसके बाद भी विंग की लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। एक छोटा सा बेबी लेकर ट्रैवल करना, कभी भी उनका ठिकाना एक नहीं होता था। वो हमेशा अलग अलग विलेजेस, सिटी में घूमते रहते थे, जिसके चलते उन तीनों के साथ ही युआन को भी बहुत सफ़र करना पड़ता था। पर फिर भी विंग, शुयांग और शाओ शिनचैन पूरा ख्याल रखते थे कि युआन को कोई भी हार्म ना हो। बहुत कुछ सफ़र किया था विंग ने अपने चाइल्डहुड से अपनी लाइफ में, और अब जाकर कहीं वो थोड़ा नॉर्मल था अपनी लाइफ में। एटलीस्ट उन टॉर्चर से, मार से बहुत ज़्यादा दूर था वो। तो अब उसे डर लग रहा था कहीं वो युआन के चलते फिर से उन्हीं सब चीज़ों में स्टक ना हो जाए। ऑब्वियसली अब किसी पर यकीन करना ये विंग ने छोड़ दिया था। लोगों ने, या यूँ कहा जाए उसके अपनों ने भी विंग को अब इतना स्ट्रॉन्ग रखा ही नहीं था कि वो किसी पर बिलीव कर पाए। आज भी जब विंग वो दिन याद करता है, खून के आंसू रोता है वो। एक ही सवाल होता है उसका, खुद से भी और शायद दुनिया से भी, कि एग्जैक्टली उसकी गलती क्या थी और उसे किन बात की सजा मिली। उसके अनबॉर्न बच्चे की क्या गलती थी, उसे किसकी सजा मिली, क्यों उसी के साथ इतना सब कुछ हुआ। विंग कहता है दुनिया से, इवन वो प्रिटेंड करता है सबके सामने कि वो अब स्ट्रॉन्ग बन चुका है, कंप्लीट है वो खुद में, और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच भी है। वो कंप्लीट है, पर आज भी वो टूटा हुआ है। वो दुनिया से फाइट कर सकता है, बहुत पावर्स है विंग के पास, वो सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और प्रोटेक्ट भी कर सकता है। पर इस बात का दर्द, दुख और रिग्रेट विंग को हमेशा है कि वो पावर्स होते हुए भी तब विंग ने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया। काश कर लिया होता तो शायद आज उसका दूसरा बच्चा भी जिंदा होता, और शायद अगर विंग पहले ही इन सब लोगों को अपनी पावर्स का अंदाजा दे देता तो शायद ये लोग विंग को हाथ लगाने के बारे में सोचते भी नहीं। एटलीस्ट विंग को अपनी रियल आइडेंटिटी तो भी सबको बता देनी चाहिए थी, पर नहीं। तब विंग बच्चा था और तब उसे सिर्फ प्यार चाहिए था। उसे तब इस बात का डर था कि अगर सबको उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो सब लोग उससे नफरत करेंगे, क्योंकि वो एक डार्क कल्टीवेटर है, और कल्टीवेशन वर्ल्ड में प्योर एनर्जी को और प्योर कल्टीवेटर को ही रिस्पेक्ट मिलती है। डार्क कल्टीवेटर को हमेशा से सिर्फ नफरत ही मिलती आई है, और विंग तो पहले से ही लोगों की नफरत सह रहा है। तो जब पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि वो एक डार्क कल्टीवेटर है, तब सब लोग विंग से कितनी नफरत करेंगे, यही सोचते हुए विंग ने अपनी आइडेंटिटी सबसे हाइड रखी। अपना पास्ट फिर एक बार याद करके बहुत दर्द में था विंग। उस जिंगशी के हर एक कोने को वो देखकर यहाँ जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों को फिर से याद कर रहा था। लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग खोया हुआ था अपने पास्ट में, अपने दर्द में, अपने दुख में, और सडनली एक टच से वो जैसे उन सब थिंकिंग से बाहर आ चुका था और फ्लिंच कर उठा था। उसने जब अपने हाथ की रिस्ट पर देखा तब वहां किसी के हाथ की टाइट ग्रिप थी। विंग ने नजरें ऊपर करके देखा तो सामने वांग जी था। इससे पहले कि विंग कुछ सोच पाता, समझ पाता, वांग जी आगे बढ़ के डायरेक्टली विंग को हक कर चुका था। बहुत टाइटली होल्ड किया था उसने विंग को, और विंग वो बिल्कुल शांत हो चुका था। उसने वांग जी को ना हक बैक किया। इवन फिलहाल वो इस कंडीशन में भी नहीं था कि वो वांग जी को अपने आप से दूर कर पाए। मतलब सडनली उसके माइंड में वो सारा पास्ट घूम रहा था, और इतना सब कुछ वो सोच रहा था कि वांग जी ने जब उसे हक किया, वो एग्जैक्टली तब ये सोच ही नहीं पाया कि उसे वांग जी को खुद से दूर करना चाहिए। पर हाँ, उसने हक बैक भी नहीं किया। वांग जी जो समझ चुका था कि विंग बहुत अपसेट है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट था। एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा होने के बावजूद भी आज वो अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पाया था, जिसके चलते अनकॉन्शियसली ही उसके फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे। और ऑब्वियसली वो फेरोमोन्स ही वांग जी को बता चुके थे कि विंग कितना ज़्यादा सैड फील कर रहा है। पास्ट में इन्हीं फेरोमोन्स की वांग जी को आदत हो चुकी थी। ये जानते हुए कि ये फेरोमोन्स विंग के अंदर के सैडनेस, पेन को इंडिकेट करते हैं, वांग जी ने तब इन फेरोमोन्स को टोटली इग्नोर किया था।
मतलब उसने सिर्फ विंग को नहीं, विंग के दर्द और दुख को भी तब इग्नोर किया था। पर आज उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो जा सकता था टर्न होके, पर नहीं, आज वो विंग के पास गया क्योंकि अब उसे विंग की लाइफ का हिस्सा बनना था। भले ही उसने बहुत गलतियां की, पर अब वो उन सारी गलतियों के सुधारेगा। ये बात कहीं ना कहीं वांग जी के माइंड में थी, जिसके चलते आज वो आगे बढ़ के अपने ओमेगा को होल्ड करने आया था, ये बताने के लिए कि आज तक हाँ उसने बहुत टॉर्चर सहा। इवन वांग जी ने उसे बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, बहुत हर्ट किया, पर आज वांग जी उसके साथ है। आज वांग जी ने एटलीस्ट उसे अकेला नहीं छोड़ा। इस रूम में वो 6 साल पहले तक हमेशा हर्ट होके खुद को अकेला पाता था, पर आज वांग जी जस्ट उसे ये रियलाइज करवाना चाहता था कि वो है आज उसके लिए। विंग को वक्त लगा समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए, और जब उसने खुद को पूरी तरीके से समझा लिया तब एक झटके से उसने वांग जी को खुद से दूर कर दिया था और वांग जी ने आसानी से विंग को छोड़ भी दिया। विंग जिसने खुद की आइज को क्लीन किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो खुद भी रो रहा था वो भी विंग की तरफ ही देख रहा था। शायद कुछ कहना चाहता था वो, शायद कहने के लिए उसने मुंह भी खोला था, पर विंग को फिलहाल कुछ भी सुनना नहीं था। वो डायरेक्टली वांग जी को इग्नोर करके रूम से बाहर जा चुका था और वांग जी जो वही खड़ा था। विंग के पीछे जाना फिलहाल वांग जी ने सही नहीं समझा। उसने एक डीप ब्रीथ ली और अपनी आईज क्लोज कर ली। एक 2 साल का छोटा सा बच्चा जो एक ओमेगा के हाथ में था, एक ब्यूटीफुल ओमेगा और अल्फा का पेयर। आंट, ये बेबी कितना क्यूट है ना, मुझे दीजिए ना, मुझे इसे पकड़ना है। लगभग 4, 4.5 या 5 साल का, व्हाइट रोब पहने हुए, फोरहेड रिबन टाई किए एक छोटा सा अल्फा बच्चा जो उस बेबी के साथ खेल रहा था। वांग जी, बेटा वो छोटा है, तुम ऐसे ही खेलो ना उसके साथ। छोटा सा वांग जी जिसने नोट किया और वो उस बच्चे के साथ खेलने लगा। वही वो बच्चा भी खुल के हंस रहा था। ऑब्वियसली 2 साल का था वो, तो थोड़ा थोड़ा चलता भी था, थोड़ा थोड़ा बोलता भी था, हंसता भी था और शरारतें भी करता था। जैसे अब वो डायरेक्टली वांग जी के पास आया और उसने वांग जी के फोरहेड रिबन को खींच लिया। वांग जी जो गिगल कर रहा था उस बच्चे के साथ खेल रहा था। बचपन सच में कितना मासूम होता है ना। उस वक्त जो देखा जाए, जो सुना जाए, उसका मतलब समझ में आए या ना आए, पर वो बातें जहन में हमेशा के लिए रह जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तब सच और झूठ ये दुनिया होती ही नहीं और ना ही उन वर्ड्स के मतलब बचपन को पता होते हैं। तब जो आंखों से दिखता है वही सच लगता है, जो सुनाई देता है वही सही लगता है। तब इंसान के पास इतना दिमाग भी नहीं होता कि वो सच झूठ परख सके। तब उसमें इतनी समझ भी नहीं होती कि जो दिख रहा है वो सही है या गलत, या उसका एक और साइड भी हो सकता है, इस बारे में वो सोच सके। वैसे भी तब कौन ही सोचता है कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी आगे की जिंदगी डिस्ट्रॉय कर सकती है। छोटे से बच्चे के दिल में छपी हुई वो एक इमेज जो बहुत ब्लर है, उसके साथ ही किसी और की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। वांग जी जो बहुत कुछ याद कर रहा था, अचानक उसके डोर पर नॉक हुआ, जिस वजह से वो अपने पास से बाहर आ चुका था और उसने अपनी आईज एक झटके से ओपन की। उसके डोर पर लगातार नॉक हो रहा था। खुद को उसने ठीक किया, खुद की आईज को क्लीन किया क्योंकि अभी भी उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, और खुद को मैनेजेबल बनाने के बाद उसने डोर ओपन किया। सामने एक सर्वेंट था जो वांग जी को बुलाने आया था। वांग जी जिसने नोट किया और वो उस सर्वेंट के साथ ही बाहर जा चुका था। उसे ई और चिंगे जुन ने बुलाया था किसी काम के चलते। वांग जी जो वो काम कंप्लीट करने जा चुका था, वही विंग जो फिलहाल अपने बच्चे के पास था, उसके पास ही शुयांग, शाओ शिनचैन और साथ ही मेंग्याओ भी थे। बहुत हार्ड था विंग के लिए फिलहाल ये टाइम, पर फिर भी उसे एक डिसीजन तो लेना ही था। बच्चा, एक सवाल पूछने वाला हूँ, ऑनेस्टली आंसर करना। युवान ने नोट किया विंग जिसने युवान से क्वेश्चन किया, क्या सच में आप अपनी लाइफ में एक अल्फा फादर चाहते हो? युवान जो ये सवाल सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, या यूं कहा जाए थोड़ा परेशान लगने लगा था।
विंग जो समझ चुका था उसकी परेशानी की वजह, उसने युवान को प्यार से सहलाया। बच्चा, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, बर्डन फील मत करो, बस जवाब दो। ये मत सोचो कि आपकी शियान मम्मा आपके आंसर से बुरा मानेगी। ऑनेस्टली आंसर करो। युवान ने कुछ देर सोचा, देन बहुत बिल्कुल धीरे से अपना हेड नोट कर दिया था। इस बात पर विंग ने जस्ट नोट किया और उसने युवान को हक कर लिया। टाइम स्किप हुआ और फिलहाल सब डाइनिंग हॉल में थे। सेक्ट लीडर और बाकी सारे हायर्स, रॉयल फैमिलीज के सारे मेंबर्स यहाँ से ऑलरेडी जा चुके थे। उसी वक्त जब विंग ने युवान, शुयांग और शाओशिनचैन के साथ गुसू छोड़ा था। वैसे भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल विंग ने खत्म कर दी थी। यिन आयरन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके चलते अब सबको अपने अपने क्लैन की तरफ ध्यान देना था। कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के खुशी में जो सेलिब्रेशन हुआ था लैंड क्लैन में, वो भी खत्म हो चुका था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग ही वहां से निकल चुका था, तो अब किसी का भी वहां कोई काम नहीं था। इसीलिए सब तभी निकल चुके थे और युवान के चलते विंग को वापस आना पड़ा था और युवान की हेल्थ के चलते विंग जा नहीं पा रहा था। और आज भी वो लैंड फैमिली के साथ ही डाइनिंग हॉल में मौजूद था। युवान जो आज भी वांगजी के लैब में था और उसी के हाथ से खाना खा रहा था। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था। बहुत कुछ चीजें उसके माइंड में ऑलरेडी चल रही थी। खैर, उसने कुछ वक्त के लिए उन चीजों को बाहर निकाला और खाने पर फोकस किया। वैसे अब लैंड क्लैन वाले बहुत फिक्र करने लगे हैं उसकी पसंद नापसंद, हर एक छोटी से छोटी बात की वो केयर कर रहे हैं। जैसे विंग के सामने आज एम्परर स्माइल भी है और स्पाइसी फूड भी, जो पहले लैंड फैमिली में और लैंड क्लैन में फॉरबिडन था। खैर, विंग ने इस केयर को कंसिडर आज भी नहीं किया। उसने जस्ट अपना थोड़ा सा फूड खाया और बाकी सबको इग्नोर करके वो वांगजी से युवान को लेकर फिर से अपनी कॉटेज की तरफ जा चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली अब युवान ठीक हो चुका है तो उसे जरूरत नहीं है वांगजी के साथ रहने की। विंग जो अपने कॉटेज में जाकर युवान को फ्रेश कराकर उसे सुला चुका था। देन वो खुद भी फ्रेश हुआ और खुद भी सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, विंग जो हमेशा की तरह लेट उठा। देन उसने अपने बच्चे को जगाया। वो दोनों फ्रेश हुए और बाहर आए। विंग शुयांग, शाओशिनचैन के पास गया और देन शुयांग, शाओशिनचैन, विंग, युवान सब मिलकर मिंग्याओ के पास गए। मिंग्याओ जो उन सबको ब्रेकफास्ट के लिए लेके गया था और मिंग्याओ के साथ था जिंगी, जिसके साथ युवान खेल रहा था। ऐसे ही उनका टाइम स्पेंड हुआ। आफ्टरनून हो चुकी थी, फिर भी विंग को आज वांगजी नजर नहीं आया। विंग ने इस बात को इग्नोर कर दिया, पर युवान कर नहीं पाया था। युवान जो बहुत देर से जिंगी के साथ खेल रहा था, वो मिंग्याओ के पास आया। मिंग्याओ, विंग और शाओशिनचैन तीनों भी बैठे हुए थे और बच्चों को देख रहे थे, साथ ही कुछ बातें कर रहे थे। फिलहाल शुयांग यहाँ मौजूद नहीं था, वो किसी काम से गुसू से बाहर गया था। युवान मिंग्याओ के पास आया और उसने मिंग्याओ से पूछा कि उसके हैंडसम अंकल आज नजर नहीं आ रहे हैं। युवान से सुबह से मिलने भी नहीं आए, तो वो कहाँ गए हैं। जैसे ही युवान का यह सवाल मिंग्याओ ने सुना था, वो थोड़ा अलग बिहेव करने लगा। मतलब मिंग्याओ के एक्सप्रेशंस ही अलग थे, जिसे युवान तो ऑब्वियसली बच्चा था, समझ पाया ही नहीं, पर विंग समझ गया था। उसने मिंग्याओ का ध्यान अपनी तरफ किया। मिंग्याओ जिसने विंग की तरफ देखा, विंग जो क्लियरली मिंग्याओ को थोड़ा परेशान, थोड़ा हेजिटेट, थोड़ा डरा हुआ देख सकता था, उसने मिंग्याओ से रीजन पूछा। मिंग्याओ जिसने विंग को कुछ भी बताया नहीं, मतलब वो बातें टाल रहा था। इवन युवान भी उससे पूछ रहा था कि वांगजी कहाँ है, तब भी वो युवान को भी आंसर नहीं कर रहा था। जस्ट उसने युवान से कह दिया कि उसके हैंडसम अंकल बाहर गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। पर क्लियरली विंग समझ चुका था कि मिंग्याओ झूठ बोल रहा है। युवान ने इस बात पर नोट किया और वो फिर से खेलने के लिए चला गया। पर विंग ने मिंग्याओ से क्वेश्चन किया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और मिंग्याओ ऐसा पैनिक क्यों हो रहा है। मिंग्याओ जिसने विंग को भी टालने की कोशिश की, पर ऑब्वियसली युवान बच्चा था, विंग नहीं। मिंग्याओ को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था और वो समझ चुका था कि मिंग्याओ कुछ ना कुछ छुपा रहा है। विंग ने मिंग्याओ से पूछा कि वो क्या छुपा रहा है। जो भी है डायरेक्टली बता दे। क्या वांगजी को कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आज मॉर्निंग से वांगजी उसे भी नहीं दिखा। इस बात पर मिंग्याओ ने बहुत विंग को टालने की कोशिश की, पर विंग ऑब्वियसली मानने वालों में से नहीं था। इसलिए मिंग्याओ ने एक डीप ब्रीथ ली और विंग को कहा कि वो उसके साथ चले। इस बात पर विंग ने नोट किया और शाओशिनचैन, विंग दोनों भी
मेंग्याओ को फॉलो करने लगे। मेंग्याओ जो विंग को हीलर्स रूम में लाया था। विंग जिसे समझ में नहीं आया कि मेंग्याओ उसे यहाँ क्यों लाया है, पर फिर भी वो मेंग्याओ को फॉलो कर रहा था। कुछ देर बाद ही वो एक बेड के पास पहुंचे जहां पर एक पर्सन अपने मुंह के बल लेटा हुआ था, और जैसे ही विंग ने उसे देखा था, ऑब्वियसली वो उस पर्सन को पहचान चुका था। विंग ने जब उस पर्सन की हालत देखी, वो शॉक हो चुका था। उसने डायरेक्टली मेंग्याओ की तरफ देखा। इसे क्या हुआ है? इतना इतना किसने मारा इसे? मेंग्याओ जिसने एक नजर वांग जी की तरफ देखा जो फिलहाल अनकॉन्शियस था, देन उसने विंग की तरफ देखा एक ब्रोकन स्माइल के साथ। सजा भुगत रहा है ये सुनते ही विंग कंफ्यूज। किस बात की सजा? मेंग्याओ ने विंग से नजरें हटाई और वांग जी की तरफ की। सजा, तुम्हें जो दर्द दिया है उस दर्द की सजा। 6 साल से इसका डेली रूटीन है। जब भी इसे याद आता है कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तब भी जाकर एंसेस्टर हॉल में बैठ जाता है, नीज पर अपनी गलतियों की लगातार माफी मांगता रहता है। लास्ट टाइम जब तक मुझे याद है, ये लगभग 6 दिन तक अपनी नीज पर बैठा हुआ था वहाँ, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। नीज पर बैठना तो फिर भी ठीक है, जब भी खुद से नजरें नहीं मिलाता या मिला पाता तब खुद को ही लैश की पनिशमेंट देता है। जिस गिल्ट के चलते ये दबा जा रहा है, उस गिल्ट को अपना खून बहाकर कम करने की कोशिश करता है। 6 साल में इसकी ये हालत कई बार हो चुकी है। मतलब लगभग हर 4-5 महीनों बाद ये ऐसा ही करता है, खुद को टॉर्चर कराता है। फैमिली ने पहले पहले इसे रोकने की कोशिश की, पर जब फैमिली को इसकी सच्चाई पता चली, तब उन लोगों ने भी वांग जी को रोकना बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली भी गिल्ट में है। यही तो रीजन है कि कोई भी तुमसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा। सब बस चुप है और अपने गिल्ट के चलते अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया है विंग। लैन क्लैन के लोग भी और वांग जी भी। जो इसने किया है उसका बहुत गिल्ट है, इसे बहुत रिग्रेट है। बस फर्क इतना है कि अब इसे माफी मिल नहीं सकती और ये खुद भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा। इसीलिए ऐसी बचकानी हरकतें करता रहता है, खुद को टॉर्चर कराता रहता है, ये सोच के कि इससे इसका प्यार इसके पास वापस आ जाएगा। मतलब तुम। विंग जो मेंग्याओ की सारी बातें सुन चुका था, उसकी नजर भी वांग जी की तरफ थी जो फिलहाल बिल्कुल अनकॉन्शियस था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.